हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 4 की वीडियो सीरीज चल रही है, तो ये पार्ट 5 रहेगा। तो इसमें हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे जुरिडिक्शन ऑफ द यूएन। ठीक है, जुरिडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें क्या न्याय अधिकार मिलते हैं, जो देश उसके अंदर रजिस्टर्ड है 193 कंट्रीज जो हैं उनके लिए यहाँ पे क्या जस्टिस करता है यूएन, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि किन किन चीजों का इसने प्रावधान कर रखा है अपने सारे रजिस्टर्ड देशों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात है, देखो लास्ट जितने भी वीडियोस हैं उधर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई मेंबरशिप को लेकर यहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड उठ रही है कि एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, जिसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं, तो इनकी कंट्रीज को शामिल करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। ठीक है, इतने साल हो गए हैं लेकिन अभी तक मतलब परमानेंट 5 ही मेंबर हैं। अभी तक परमानेंट मेंबर की जो मतलब जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज ही नहीं हुई है। लेकिन अब ये तो सीरियस क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे और ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है यूएन को। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कंप्लीटेड, जब उसने 60 इयर्स कंप्लीट किए, किसने किए 60 इयर्स स्टूडेंट्स? यूएन ने। जब 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए अपने, कब कर लेगा कंप्लीट? ये 2005 में कंप्लीट कर देगा। तो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था ये। अब जब कुछ ऐसी खास ओकेजन होते हैं तो यहाँ पे कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ इश्यूज वगैरह उन पे मुद्दों पे बात की जाती है कि भाई हम ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे अपनी बॉडी के अंदर, है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी जो मीटिंग होती है वहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो यूएन है उसके अंदर हमें क्या रेलिवेंट चेंजेस लाने चाहिए, क्या ऐसे चेंजेस लाने चाहिए जिसकी सख्त जरूरत है। देखो समय के साथ चेंजेस बहुत जरूरी हैं। तो जैसे जैसे जो कंट्रीज की डिमांड होती है, जो स्थिति होती है, जो कंडीशन पूरे वर्ल्ड में बनी हुई होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उनको रिफॉर्म्स एंड चेंजेस एंड अमेंडमेंट करते रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात की गई वो क्या की गई, तो यूएन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो यही है कि पीस को बरकरार रखना और वॉर ना होने देना कंट्रीज के बीच में। ये सबसे मेन काम है जो सिक्योरिटी काउंसिल करता है। और बाकी के भी काम है, जैसे हेल्थ को लेकर है, जैसे डब्ल्यूएचओ बना हुआ है, ट्रेड को लेके जो डब्ल्यूटीओ बना हुआ है ना, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड वगैरह है, इसकी काफी सारी एजेंसियां हैं वो इसके अंडर में आती है। लेकिन मेन काम क्या है कि पीस कीपिंग रखना है, यानी मतलब शांति बरकरार रखनी है। इतने बड़े पूरे संगठित जो हमारा वर्ल्ड है ना उसको पूरा यूनाइट रखना है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे क्या बात की गई कि पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शांति की जो चीजें हैं उसका प्रचार किया जाए, उसी के लिए यहाँ पे काम किया जाए और यहाँ पे कंट्रीज वगैरह लड़े नहीं, झगड़े नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई कंट्री जो है वो अपने सिटीजन्स की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, मतलब फेलियर साबित हो रहा है, वो अपने सिटीजन्स का, अपने नागरिकों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा है, जैसे सीरिया वगैरह देश हो गए, नॉर्थ कोरिया हो गया, है ना, ऐसे कुछ ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान वगैरह ऐसे कुछ हैं जो अपने सिटीजन्स का बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देते। वो अपना ही एक डोमिनेशन बना के रखते हैं, अपनी अथॉरिटी बना के रखते हैं, उनको प्रजा से कोई मतलब नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा हो रहा है तो किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बाकी के जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प करें। तो यूएन के अंदर जितने भी कंट्री रजिस्टर्ड हैं बाकी के वो सब हेल्प करेंगे, तो ऐसे एट्रोसिटीज से उनको बचाया जा सके, जहां पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, है ना, जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका ध्यान रखाया जा सके। तो ये सारी चीजों के लिए यहाँ पे जो है ये अथॉरिटी लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मानव अधिकारों के लिए यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए एक परिषद भी बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई जो 2006 से काम कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आ गया, ऑपरेशन में आ गया ये चीज। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है कि एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम, यानी जो डेवलपमेंट गोल्स है, मिलेनियम का मतलब क्या हो गया, 1000 ईयर्स एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जो गोल्स बनाए जा सके, डेवलपमेंट गोल्स बनाए जा सके और उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पूरा काम जो है वो करवाया जा सके, उसकी सहमति जो है सारे कंट्रीज जो है दें कि भाई हम ये काम करेंगे और उस पर फिर वो अड़िग रहे। उसके नेक्स्ट है यहाँ पे टेररिज्म, आतंकवाद को यहाँ पे खत्म करना चाहिए, है ना। ये हमारे पूरे मतलब पूरे देशों को खोखला कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे टेररिज्म की हर जगह निंदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके सपोर्ट में खड़े हो पाकिस्तान की तरह, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेररिज्म मतलब गलत है तो गलत है, तो इसके लिए यहाँ पे सहमति होनी चाहिए। यहाँ पे अपने जो मतलब के लिए कंट्रीज को इसको यूज नहीं करना चाहिए।
उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे डेमोक्रेसी फंड होना चाहिए, यानी एक तरीके से चैरिटेबल फंड हम बोल सकते हैं कि भाई आप दान करो, यूएन के अंदर जो बजट है उसको एक इन्वेस्ट करो यहाँ पे, और ये कभी भी काम आ सकता है किसी भी चीज के लिए। अगर आप कभी भी थ्रेट में आओ तो ये फंड आपके लिए काम आ सकता है ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो यहाँ पे क्या है ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसको यहाँ पे वाइंड अप करने की बात की गई थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना, इसको खत्म कर दिया गया था। क्यों खत्म कर दिया गया था? देखो, इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि पहले क्या है कि जो कंट्रीज किसी कंट्री के कॉलोनीज हुआ करते थे, मतलब कोई जो देश है वो किसी देश के अंदर डोमिनियन में आ रहा है या उसके अंडर में काम कर रहा है, उसकी कॉलोनी बन के बैठा हुआ है, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ा करती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे सारे कंट्रीज जो हैं वो एक तरीके से आजाद हो गए हैं, सबकी अपनी सॉवरेन पावर है। तो इसी वजह से यहाँ पे सबकी सॉवरेनिटी होते हुए इसकी कोई खास जरूरत जो है अब बची नहीं थी, ठीक है। इसका काम बचा नहीं था, और इसका अब जो भी काम है छोटा मोटा वो सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली वगैरह में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे वाइंड अप कर दिया गया, यानी पैक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखो, ये यहाँ पे हम लोगों ने इसके जो जुरिडिक्शन है उसके बारे में देख लिया कि भाई इन इन चीजों पे जो यूएन को काम करना चाहिए। लेकिन ये चीज भी हमारे लिए समझना कठिन नहीं होगा कि ये काम कितना पेचीदा है बोलना। देखो, ये सारी चीजें जो है ना, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये बहुत इजी है, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर कितना काम ये कर पाते हैं इस चीज के लिए, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पेचीदा है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, कोई एक देश नहीं संभालना है। यहाँ पे 193 कंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पीस कीपिंग बिल्डिंग कमीशन बनाया गया। अब पीस कीपिंग का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस बनाई गई हैं यूएन के द्वारा, इसके अंदर जो है अप्रोक्स आई थिंक 125 से 130 के बीच के जो कंट्रीज हैं वो इसमें यहाँ पे फोर्स में काम करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स ऐसे फैली हुई हैं, या कहीं पे एट्रोसिटीज हो रही है, या कहीं पे जो ह्यूमन जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, या कहीं पे एपिडेमिक्स वगैरह फैल गई है, तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फोर्सेस भेजी जाती हैं। कहीं वॉर वगैरह हो गई है तो उसको सुलझाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस कमीशन का काम होता है, ठीक है। तो अभी ये होना चाहिए ऐसे करके बोल रहे हैं। तो ये किस हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको खत्म करवा सकती है ये फोर्सेस, इसके बारे में बताया गया है कि अगर ये अपनी आर्मी जो है अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसे भेजती भी है तो किस हद तक जो कंट्रीज की कॉन्फ्लिक्ट है उनको वर्ल्ड में खत्म किया जा सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई अगर किसी कंट्री के जैसे गवर्नमेंट के अंदर, यानी किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने देश को कैसे चला रही है, तो उसमें कितने हद तक दखल देना सही होता है। जैसे एक केस था एथनिक ग्रुप ऑफ श्रीलंका जहां पे हुआ था, तो वहां पे क्या है, हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका के अंदर, जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था यहाँ पे, जो लिट्टे एंड सिंघालास के बीच में चल रहा था, तो हमने वहां पे फोर्सेस भेजी थी। तो वो चीज श्रीलंका को पसंद नहीं आई कि भाई ये हमारे जो मामले हैं इनमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। तो ऐसे ही है, अगर हम जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर कोई कंट्री जो है हमको बोले कि हमारी गवर्नमेंट को बोले कि भाई ये काम ऐसे करो, ये ऐसे सही है, ये वैसे सही है, तो वो चीज हमको भी नहीं अच्छी लगेगी, है ना। हम भी उनका जो हस्तक्षेप है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यूएन बोल रहा है कि किसी भी कंट्री की जो प्रॉब्लम है उसमें कितने हद तक जो पॉसिबल है कि उसमें इंटरवीन किया जाए, है ना। उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रही हैं उसके बीच में कितना जो है बीच में हस्तक्षेप किया जाए, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है एट्रोसिटीज को लेके कि भाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अब देखो जैसे अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं डार्फर का, तो डार्फर क्या है, ये एक रीजन है जो सूडान में पड़ता है, और सूडान कहाँ का देश है, ये अफ्रीका का देश है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा भुखमरी है, गरीबी है, और यहाँ पे इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज है ना, बहुत ज्यादा नरसंहार वगैरह होता रहता है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चलती रहता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए आप, कितने कुपोषित है यहाँ के लोग, है ना। तो यहाँ पे इनको जो भरपूर खाना भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ के देश के वासियों को। तो अब इसमें यूएन के लिए चुनौती है कि वो कितने हद तक काम कर सकता है, कैसे काम करेगा, और अगर ऐसे जो देश है वो बहुत सारे देश होंगे, तो अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो फिर बाकी के देशों के लिए भी करना, तो कितने लेवल तक करना है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील किया जाए। जैसे प्रॉब्लम है यहाँ पे एट्रोसिटीज वगैरह की, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। यहाँ पे देख लिए कि किस तरीके से मानव अधिकार तो छोड़ो, यहाँ पे मानव जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है इनके देशों में। तो सूडान जैसा देश है, सीरिया जैसा देश है, ऐसे कुछ देश हैं, तो उसमें क्या काम करे यूएन करके। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो इशू है यहाँ पे उठता रहता है, और उसको समझ में नहीं आता कि भाई हम बार बार कैसे उनके अंदर
उनके देशों में जाके क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें ह्यूमन राइट्स को लेकर, देखो ये सारे टॉपिक वही चीज है जो यहाँ पे ये जुरिडिक्शन में बताए गए हैं, है ना। लेकिन अब ये बताए तो गए हैं कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन अगर इस पे काम करने की जब बात आती है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है फेस करता है यूएन। और नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे ह्यूमन राइट्स है। अब ह्यूमन राइट्स को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि भाई किस लेवल तक उसका वायलेशन हो रहा है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, अगर कोई परेशानी होती है, तो कैसे तय किया जाए कि किस दशा में इसको जो इसका जो न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए जो काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि कैसे कार्रवाई किया जाए, इसे कौन तय करेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे अभी भी आज की डेट में भी ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड में चल रहे हैं, मतलब उनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया भी डेवलपिंग वर्ल्ड में ही आ रहा है, नॉट डेवलप्ड। पूरी तरीके से इंडिया अभी डेवलप नहीं है, लेकिन अभी भी हम इसी रास्ते पे चल रहे हैं स्टिल, है ना। हम इसका पार्ट हैं आज की डेट में। तो यूएन जो है, अब इसने यूएन ने क्या किया, यहाँ पे एसडीजी जो गोल्स होते हैं, जो इसने टारगेट सेट किया है यहाँ पे कि भाई इतने मिलेनियम ईयर्स तक यहाँ पे जो टारगेट सेट किया जाए, तो इसमें क्या है। अब जैसे आज की डेट में यूएन ने 17 जो एसडीजीज है ना, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इसमें क्या है कि भाई नो पॉवर्टी, है ना, नो हंगर, है ना, एजुकेशन को अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है, इसमें डिजीजेस वगैरह नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे 17 है ना। नेचर एंड एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि इन गोल्स पे किस तरीके से काम किया जाए, सारे कंट्रीज में ये कैसे इक्विटेबल रह सके, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है यूएन के अंडर में। तो अभी यहाँ पे इन चीजों पे काम किया जाए कि भाई वहां के जो लोग हैं वो 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे, उसके लिए काम किया जाए। तो कहने का मतलब है इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द यूएन, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। और नेक्स्ट अगर हम लें तो सारा जो बवंडर है वो टेररिज्म कंप्लीट कर देता है। टेररिज्म जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोस्टली देशों के लिए। तो जैसे इंडिया जैसा देश है वो टेररिज्म से हमेशा जूझता रहता है। क्यों जूझता रहता है, तो देखो जैसे पाकिस्तान जो है उसको मतलब मेन है कि भैया इंडिया की जो टेरिटरी है उसको कैप्चर करना है, कश्मीर को कैप्चर करना है, उसके लिए वो इतने सालों से लगा हुआ है। जब से अलग हुआ है तब से उसको कश्मीर चाहिए। तो ये यहाँ पे एक्टिविटीज जो करवाता रहता है टेररिज्म को लेके, तो इससे क्या होता है, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश के जो जनता है वो थ्रेट में आती है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि भाई अगर हम टेररिज्म को लें तो किस हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है किसी भी आज की डेट में अभी भी खत्म नहीं है टेररिज्म पूरी तरीके से। यहाँ पे फिर नेक्स्ट बात हो रही है कि यूएन में जो डेमोक्रेसी फंड की बात हो रही है, तो किस तरीके से इसका जो फंड है उसको बढ़ाया जाए, कैसे उसको प्रमोट किया जाए। तो ये जो सारे जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है यूएन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आपको ये पिक्चर तो समझाई दी है, ये किससे रिलेटेड है कि भाई जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एट्रोसिटीज वगैरह है, जो नरसंहार, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, स्टारवेशन है ना, भुखमरी, गरीबी, ये सारी जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पे जीनोसाइड्स वगैरह ले लो, अनएक्सेप्टेबल है ये सारी चीजें। पीस कीपिंग कैसे की जा सकती है ना, इंटरनेशनल जो चीजें हैं यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, यहाँ पे एक पीस कीपिंग को लेके, ऑपरेशंस को लेके यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है कि भाई यूएन ने अभी तक अपने कितने जो पीस कीपिंग ऑपरेशन जो हैं पूरे वर्ल्ड में चलाए हैं, ठीक है। पीस कीपिंग का मतलब क्या है, शांति कायम करने के लिए अपनी फोर्स भेजी है। किसने भेजी है, यूएन ने भेजी है। कितने कंट्रीज हैं उसके अंदर, आप 130 मान के चलो, ठीक है। 130 जो है इसके अंदर कंट्रीज आते हैं पीस कीपिंग के अंदर, और यहाँ पे समय समय पे यूएन ने अपनी फोर्सेस भेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये कितने हैं, अगर हम देखें इसमें ये पूरे टोटल 15 जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस इसने यहाँ पे दे रखे हैं। आपको कम से कम 3-4 तो याद रहने चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है ये। तो जिसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं 1949 के बाद। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूएन की हमने कब हेल्प ली थी, जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया था 1948 के समय पे। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो यूएन चले गए थे इसी कंप्लेन को लेके कि भैया हमारे देश में ऐसे ऐसे जो है ये घुसपैठ इन्होंने कर दी है, ये हमारे देश के अंदर घुसे आ रहे हैं, हम पर अटैक कर रहे हैं। अब यूएन ने जो क्या किया, इन्होंने बोला कि जहां तक ये आ गए हैं अंदर हमारे देश के अंदर, अब देखो जैसे यहाँ पे हमारे जो ये है जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, अगर हम इसको ऊपर वाला पार्ट ऐसे समझ लें,
तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ से अंदर घुसपैठ करी है। अब ये जहां तक आ गए हैं तो इनको यहीं पे रोक दिया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, कि भाई ये तुम लोग जहां हो वहीं रुक जाओ। तो कहने का मतलब है कि इनको बाहर नहीं निकाला, ये जहां तक हमारे देश में आ गए ना अंदर, वहीं पर इनको रोक दिया गया। तो यही एरिया जो है आज की डेट में पीओके कहलाता है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इन्होंने हमारे कश्मीर को ऑक्युपाइड कर लिया है। तो ये रीजन किसका है, ये है तो हमारे ही देश का, लेकिन इसको ऑक्युपाई किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने कर रखा है। तो ऐसे करके यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के लिए जो फोर्स जो रखी गई है यूएन की तरफ से, उसका नाम है ये। ठीक है, मैंने आपको अभी फुल फॉर्म बताया। ऐसे करके आप एक दो और याद रख लेना। बाकी के ये सारे के सारे हैं ना, ये पूरे एरियाज जो यहाँ पे पॉइंट कर रखे हैं, यहाँ पे ऐसे ही किसी न किसी मैटर को लेके यूएन ने अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस जो ऑपरेशंस चलाए हैं, तो उन्होंने किसी न किसी मैटर को यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे आते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। इंडिया का क्या रोल है यूएन के रिफॉर्म्स के अंदर, मतलब यूएन में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए उसमें जो इंडिया है वो अपनी क्या राय देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, जैसे भारत जो है उसके सबसे मेन है कि इसके ढांचे में जो बदलाव होना चाहिए ना, वो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है भारत। ठीक है, भारत खुद चाहता है कि इसका जो ढांचा इन द सेंस इसका स्ट्रक्चर क्या है कि 5 परमानेंट मेंबर होंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। तो ये भाई ये कितने सालों से कांस्टेंट है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए, इसमें चेंजमेंट होने चाहिए। तो भारत जो है वो चाहता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन मिले, उसके लिए इनको यहाँ पे अपनी जो मेंबरशिप है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इंडिया क्या चाहता है कि जो यूएन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए करे, अपना कॉपरेशन दिखाए, ताकि जो वर्ल्ड का और अच्छे से उद्धार हो सके। तो यूएन का मेन एजेंडा ही यही होना चाहिए कि भाई ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, उसको बरकरार कर सके, है ना। तो ये जो भारत है, इसका भारत का विश्वास यही है कि भाई यूएन का ज्यादा से ज्यादा रोल रहे, क्योंकि यूएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी बॉडी है ना, जो पूरे वर्ल्ड में एक शांति कायम करने के लिए यही जिम्मेदार है। ये मान लो पूरे घर के दादाजी हैं ये एक तरीके से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, जैसे कि हमने अभी बताया कि भाई इंडिया जो है ये चाहता है, इसका मेन कंसर्न यही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यानी लोग बढ़ने चाहिए। बदलाव इन द सेंस कि यहाँ पे जो 5 प्रधानता दे रखी है ना, 5 देशों को जो प्रधानता दे रखी है, पंच प्रधान बन के बैठे हैं ये पूरे वर्ल्ड के, तो इनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, इनमें क्या है संख्या और बढ़नी चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, अब इनको देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि वीटो पावर इनके लिए सबसे बड़ा हथियार है, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर इस तरीके से इनकी चलेगी हमेशा से। तो ऐसे ही और कंट्रीज को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्री हो गए हैं आज की डेट में जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जांपल भारत। ठीक है, आज की डेट में सबसे जो हेड लिस्ट पे है ना वो इंडिया है। जितने भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूएन के अंदर परमानेंट मेंबर बनने के लिए, वो भारत पूरा कंप्लीट करता है। उसके बाद आगे हम देखें तो इंडिया का मानना है कि तुम जनरल असेंबली में तो लोगों को बढ़ा रहे हो, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है परमानेंट मेंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नॉन परमानेंट मेंबर को फिर भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे जो क्योंकि देखो सारे कंट्रीज के फेवर में ये लोग काम नहीं कर पाते हैं, ये 5 की 5 जो देश हैं ये सारे कंट्रीज को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो यूएन का जो कैरेक्टर है, कहने का मतलब है जो यूएन का जो सुरक्षा परिषद है उस पर अफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अब हमारे लिए तो आइडल क्या है, यूएन है ना उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपने अपने देशों का पक्ष ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर और कंट्रीज को यहाँ पे मिलाया जाएगा, काउंसिल को अगर एक्सपेंड किया जाएगा, तो यहाँ पे यूएन के लिए भी अच्छा रहेगा, उसकी जो विश्व बिरादरी है वो भी थोड़ी एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी, और उसको भी समर्थन मिलेगा और भी वर्ल्ड कम्युनिटीज का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का मानना है, ये सारे इंडिया के मानने हैं वो जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि भाई 1965 में क्या किया गया था, 11 से लेके 15 मेंबर जो है कर दिए गए थे। क्योंकि अभी टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल की बात कर रहे हैं हम, है ना। 5 क्या है परमानेंट, 10 क्या है नॉन परमानेंट। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 11 मेंबर जो थे उनको 15 कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि बढ़ोतरी किस में हुई है, नॉन परमानेंट मेंबर में हुई है, परमानेंट मेंबर में बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल परमानेंट ही है। 1945 जब से ये संगठन बना है तब से ये परमानेंट है, लेकिन बढ़ोतरी किसमें की जा रही है, नॉन परमानेंट में की जा रही है। तो साइज ऑफ काउंसिल बढ़ा, लेकिन किसका बढ़ा, नॉन परमानेंट। और जिसमें नॉन परमानेंट में क्या है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे भारत हो गया,
है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, ऐसी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं। भारत का मानना यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि वो एक रोल प्ले कर सकें अपना यूएन को शेप देने के लिए। भाई यूएन का जो काम है ना उसको अच्छा ही करेंगे अगर और लोग भी इसमें बढ़ेंगे। अब देखो इतने सालों से सेम लोग हैं, उनकी सेम मेंटालिटी है ना, सेम उनका काम करने का तरीका है, कोई इनोवेशन ही नहीं आ रहा। हमें पता है कि भाई ये अपना जो रूल बना के रखते हैं, तो नए नए कंट्रीज अगर उसमें जुड़ेंगे, नए मेंबरशिप अगर कोई कंट्रीज लेते हैं तो उनके जो आइडियाज हैं, उनका जो इनोवेशन है वो पूरे वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है ना, कुछ बेहतर रास्ते वो लेकर आ सकते हैं तरक्की के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, पीस कीपिंग मामलों में। तो कहने का मतलब है ये अफेक्ट करेगा इनके जो डिसीजंस हैं। जो नए मेंबर्स अगर आप चुनोगे तो वो क्रिएटिव आइडियाज लेके आ सकते हैं, तो ये यूएन के लिए अच्छा ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है इंडिया बात करता है। और उसके बाद यहाँ पे आगे हम देखें तो जैसे कि हमने यहाँ पे देख ही लिया था कि भाई कितने नॉन परमानेंट है, कितने परमानेंट है, इसके लिए इंडिया लगातार सपोर्ट कर रहा है कि दोनों की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, ना कि सिर्फ एक की। क्योंकि वर्ल्ड में देखो 193 कंट्रीज इसके अंडर में आ रहे हैं, तो भाई आप क्या है यहाँ पे मेंबरशिप बढ़ा सकते हो। 5 क्या रखता है उसके अंदर, कोई मायने रखता है 5 कंट्री का जो प्रधानता है। तो ऐसे करके यहाँ पे इंडिया बोल रहा है, बहुत सालों से यहाँ पे डिमांड उठ रही है। और उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि इसका देखो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, एक इंटरनेशनल लेवल पर जो सपोर्ट मिले सिक्योरिटी काउंसिल को कि भाई यहाँ पे जो मेंबर्स जो बढ़ाए जाएं। और भारत का मानना है कि पिछले कुछ समय से जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल का काम बढ़ गया है। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो काम है, इसके जो लेवल का जो काम होता है वर्ल्ड में वो बढ़ गया है। तो इसी वजह से इसमें जो 5 जो कंट्रीज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो इसके स्ट्रक्चरिंग में जरूर ध्यान देना चाहिए और मोस्टली यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज को जरूर शामिल करना चाहिए। स्टूडेंट ये यहाँ पे बार बार जो है हमारा इंडिया बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अपने मैटर्स को बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे इनके अंदर डेवलपमेंट आ सकता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर इंडिया जो है ना डिमांड कर रहा है कि परमानेंट सीट हमको मिल जाए, तो ये कोई एक बड़ी आश्चर्यचकित बात नहीं होगी। बहुत सालों से जो इंडिया है वो डिमांड कर रहा है, और क्यों ना करे भाई, क्योंकि देखो सारी चीजें हम जो है हम फुलफिल कर रहे हैं आज की डेट में। मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बताया था कि इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अब ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस तो 2011 के सेंसस के हिसाब से है, लेकिन अगर अभी नया सेंसस आया ना तो इंडिया फर्स्ट ही हो जाएगा। इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। और पॉपुलेशन जो है ये एक बहुत बड़ा योगदान देती है आपके देश के अंदर। तो ये जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो ही रही है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 1/5 पार्ट हमारा है, ठीक है। तो यानी एक अभी आज की डेट में वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियंस है, बिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बता रही हूँ मैं आपको। तो इंडिया का इसमें बहुत मेजर रोल है। उसके बाद इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया, ठीक है। तो ये भी दूसरी चीज जो है, ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। तीसरी क्या है कि भाई इंडिया जो है वो सारे इनिशिएटिव्स में भाग लेता है। यूएन के जितने भी इनिशिएटिव्स यूएन चलाता है उसको सब में काम करता है इंडिया। जैसे एसडीजी जो गोल्स है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, उसमें इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई पीस कीपिंग एफर्ट्स के लिए अगर हम देखें तो हमारी जो सेना है वो मिलिट्री जो है वो किसी के भी मतलब किसी से भी कम नहीं है, टक्कर देती है अच्छे अच्छे कंट्रीज की मिलिट्री को। अभी रिसेंटली जो है हमने क्या किया है जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया, जो समुद्री लुटेरे हैं, जो पायरेट्स होते हैं, उनको हमने कंट्रोल में किया है यहाँ पे। जो किसी भी अमेरिका जैसी सेना भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसने भाई अपना एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है नेटो का, वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। और हमारे भारत की सेना यानी हमारे भारत की नेवी ने उसको कंट्रोल कर लिया है 48 घंटों में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे भारत के लिए। तो हमारी जो भारत की फोर्सेस हैं, चाहे वो नेवी ले लो, चाहे वो आर्मी ले लो, चाहे वो एयरफोर्स ले लो, कोई भी कम नहीं है। तो इसमें भी हम बहुत आगे हैं। उसके नेक्स्ट अगर हम लें तो भाई इकोनॉमिक इमरजेंसी, अभी वर्ल्ड की 5th नंबर की जीडीपी है हमारा भारत, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अभी टारगेट जो है हमारा आगे बढ़ता ही जा रहा है, $5 ट्रिलियन की हम जो इकोनॉमी बनाने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो चीजें हैं हम कंप्लीट करते हैं तो हम क्यों ना बने परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के, क्या कमी है हमारे अंदर। तो भारत जो है इस वजह से यहाँ पे बोलता है कि भाई बताइए ना हम किस चीज में पीछे हैं। आप देखो यहाँ पे अगर
पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रिसोर्सेस की कमी हो रही है। अब ये तो पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ पे हो रहा है भाई, तुम लोगों ने जो डेवलप्ड हो चुके हैं ना जो देश, उन्होंने ही रिसोर्सेस की कमी करी है, उन्होंने ही एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से दूषित किया है, वो तो करके बैठ गए हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो डेवलपिंग नेशंस पे पड़ रहा है, जो अभी तरक्की कर रहे हैं उसके बीच में इंटरवीन कर रहे हैं कि भैया तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। अरे तुम पहले अपने आप को तो देखो जो तुम करके बैठे हुए हो, ठीक है? तो यानी वहां पे उनका डेवलपमेंट हो गया तो उनका काम खत्म हो गया, अब वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यही बात जो है ये बोल रहा है कि इंडिया हमको परमानेंट सीट चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी अगर हम देख लें, हमेशा जो इंडिया है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपने बजट का कंट्रीब्यूशन देता है यूएन के अंदर, कभी भी फॉल्टर नहीं रहा है, कभी भी चूका नहीं है पैसे देने से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों के हिसाब से ये एडवांटेज तो हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये शो करती हैं कि इंडिया जो है बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और रिसेंटली हम जो है सबकी नजरों में भी आ गए हैं। सारे कंट्रीज जो हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, हम कभी भी पहले से किसी पे भी वार नहीं करते हैं, हमेशा शांति की बात करते हैं, और यूएन को वही चाहिए, है ना, पीस कीपिंग कंट्री चाहिए उसको, मतलब हमेशा शांति रखने वाला कंट्री चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है उसके विकास पे, उसके डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा, उसकी रेपुटेशन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है कि भाई आपकी नीति क्या है, आपकी विदेश नीति क्या है। तो हमारे जयशंकर साहब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो देखो इंडिया जो है बोलता है कि भाई जैसे 5 देशों को जो वीटो पावर मिली हुई है ना, तो अगर हमें यहाँ मेंबरशिप मिली, हम परमानेंट मेंबर बने, तो हमको भी वीटो पावर मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है भाई, तुम इतने सालों से वीटो पावर का यूज कर रहे हो, तो अब हमको भी मौका दो, हमको भी सदस्यता मिलने के बाद जो है वीटो पावर हमको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे देश हैं, हमारे नेबरिंग कंट्री ले लो, चाहे अगल बगल के या दूर दराज के कोई भी ले लो, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये अपोजिशन में है, हमारे अपोज खड़े रहते हैं कि नहीं, इंडिया को नहीं मिलनी चाहिए वीटो पावर। अब इसमें देखो आप खुद ही दिमाग लगाइए कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन हो सकता है, जो इस चीज को इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दे रहा है कि भाई इंडिया को परमानेंट सीट मिले। तो अब बताइए थोड़ा दिमाग लगा के, तो वैसे क्या हो सकता है, चाइना, ठीक है। ये हमारे जो नेबरिंग कंट्री है ना, एक पाकिस्तान ले लो और एक चाइना ले लो, इनकी तो आंखों के मतलब हम एक कांटे हैं एक तरीके से, हमेशा इनके जो नजरों में हम खटकते ही रहते हैं, कोई भी हमारा जो अचीवमेंट है, हमारी जो डेवलपमेंट है, इनको बर्दाश्त नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो सबसे पहले ही जो अगर नेबरिंग कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान ही आता है सबके दिमाग में, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ही नहीं है, तो और भी कंट्रीज हैं जो ट्रबल पैदा कर रहे हैं परमानेंट सीट ना पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपोजिशन में लगे रहते हैं कि भाई इंडिया को परमानेंट नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है इंडिया की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज पे, क्योंकि हम लोगों ने जो एनपीटी साइन नहीं कर रखा है, यानी नॉन प्रोलिफिकेशन जो ट्रीटी हमने साइन नहीं कर रखी है, क्योंकि उस समय पे हम इतने डेवलप्ड नहीं थे, हमको वेपन्स की बहुत जरूरत थी, तो इसलिए हमने साइन नहीं करी। तो इनको ये डर रहता है कि इंडिया ने जो न्यूक्लियर पॉलिसी को साइन नहीं किया है, तो न्यूक्लियर अटैक कभी भी कर सकता है ये। और सेकंड जो मैटर है हमारा, इंडिया पाकिस्तान को लेके चलता रहता है, तो जैसे हमारा जो टकराव चलता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या ये बहाने मार रहे हैं कि भाई इनकी तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इंडिया जो है इनअफेक्टिव है परमानेंट सीट पाने के लिए, परमानेंट मेंबर पाने के लिए, मतलब यहाँ पे बनने के लिए इनअफेक्टिव है इंडिया, ठीक है। और कुछ कंट्रीज का मानना ये है कि जो इमर्जिंग पावर्स हैं, जैसे कि जर्मनी है, जापान है ना, इन और साउथ अफ्रीका है, इन सबको भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। अगर इंडिया को यहाँ पे सीट दे दी तो ब्राजील, जर्मनी, जापान ये सब भी लाइन बना के खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सदस्यता एक को देने से का मतलब है कि हमको और भी कंट्रीज को देनी पड़ेगी। और कुछ कंट्रीज जो है वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको सीट देनी है तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कंट्रीज को दो, क्योंकि इनमें से तो एक भी पर्सन नहीं है, उनके तो एक भी कंट्री नहीं है जो परमानेंट के अंदर हो, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो 2-2 देश उसको लीड कर रहे हैं, अमेरिका है, ठीक है, चाइना है, एशिया का कंट्री कौन हो गया, चाइना हो गया। और यहाँ पे तो देखो यूरोप के तो एक तरीके से मान लो 2.5 कंट्री, कहने का मतलब है कि आधा रशिया भी उसके अंदर आता है, तो यूरेशिया के अंदर रशिया ले लो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अफ्रीका एंड अमेरिका का तो कोई भी कंट्री नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूएन परमानेंट सीट में, तो यहाँ पे इनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबके अलग अलग मत हैं, बस इसी में मामला जो है गोलमोल होता रहता है, और यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन है वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए
तो ऐसे तो कभी भी इंडिया का जो भविष्य है उसमें मतलब परमानेंट सीट की बात दिखी नहीं है। अगर यही सारी चीजें चलती रहेंगी तो ऐसे तो इंडिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। किसके अंदर नहीं मिल पाएगा? स्ट्रक्चर यानी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत टफ है, इट इज नॉट सो इजी जो हमको दिख रहा है। लेकिन देखो आज की डेट में अभी इंडिया की जो चीजें हैं ना, पॉलिटिकल जो टर्म्स है, जो उसकी डिप्लोमेसी है ना इंडिया की, वो बहुत आगे बढ़ गई है। अभी चेंज हो भी सकता है क्योंकि इंडिया जो है बहुत प्रभाव डाल रहा है कंट्रीज के ऊपर। बहुत कंट्रीज जो है इसको मानते हैं। अब देखो क्या होता है आगे। कंटिन्यूअसली हमारी जो डिमांड है वो अभी भी जारी है कि हमको सीट मिलनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। और देखो यहाँ पे जो ये इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं ना, ये मैं लास्ट वीडियो में कवर करूंगी। ये जो आपके छोटे छोटे बॉक्सेस में जो दे रखे हैं ना, WTO वगैरह है, ऐसे करके जितने भी दे रखे हैं, लास्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगी एक साथ सारे। आपको जो इसकी एजेंसीज हैं उनके काम जो हैं एक ही वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। ठीक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना जो भी पढ़ना चाहते हैं, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।